नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ यात्रा के बहाने कांग्रेसियों में कम हुई दूरियां, एकजुटता के साथ नेताओं में बड़ी नजदीकियां, क्या उपचुनाव में कांग्रेस को मिलेगा फायदा? कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर बीजेपी का वार, कहा सनातन का अपमान करने वाले कर रहे ढोंग सवाल, क्या राजनीतिक फायदे के लिए हो रही यात्रा या बीजेपी को हो रही है बेचैनी? दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट, सभी कोचिंग संस्थानों में होगी नियमों की जांच, सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी, लगातार बरसात से कुमाऊं में भारी नुकसान, कई सड़कें बाधित, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केदारनाथ बचाओ यात्रा के बहाने कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के जो नेता अब तक अलग थलग पड़े नजर आते रहे, वही नेता अब एकजुट होकर कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत की सक्रियता भी काफी कुछ बयां कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ का सोना वापस लो। कांग्रेस नेताओं में दूरी हो रही कम, एकजुटता का दिख रहा दम। हरक सिंह रावत की सक्रियता, केदारनाथ उपचुनाव में क्या बढ़ेगी पार्टी की लोकप्रियता? उत्तराखंड कांग्रेस भले ही अपनी यात्रा को केदारनाथ बचाओ यात्रा बता रही हो, लेकिन सियासी जानकार इसे कांग्रेस बचाओ यात्रा मान रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा के सहारे कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। कल तक हाशिए पर रही कांग्रेस को बीते उपचुनाव की 2 सीटों पर मिली जीत से संजीवनी मिली, तो बंद रास्ते पार्टी के लिए खुलते नजर आए। अब सिर पर केदारनाथ उपचुनाव है, तो भला कांग्रेस इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकती थी? समय और मौका दोनों ही पार्टी के फेवर में रहा, तो इसे भुनाने में पार्टी ने देरी न दिखाते हुए दिल्ली केदारनाथ मंदिर निर्माण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू कर दी। तो वहीं केदारनाथ सोना चोरी का मामला भी पार्टी ठंडा नहीं होने देना चाहती। केदारनाथ का सोना वापस लो। केदार सिल्ला वापस लो। इस यात्रा के जरिए ही कांग्रेस नेता सोना चोरी का मामला भी उठाते दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में चल रही केदारनाथ बचाओ यात्रा में पार्टी की एकजुटता भी दिख रही है। कल तक पार्टी के नेता जो अलग थलग पड़े नजर आ रहे थे, वो इस यात्रा में कदम से कदम मिलाते दिख रहे हैं। यानी कि पार्टी बखूबी इस बात को समझ चुकी है कि जीत के लिए एकजुटता जरूरी है। वह इस यात्रा के बीच कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी नजर आ गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद हरक सिंह रावत खाली हो गए थे। लोकसभा चुनाव में सीबीआई का शिकंजा कसते ही हरक सिंह रावत की सक्रियता कम हो गई, लेकिन अचानक से इस यात्रा में हरक सिंह रावत की सक्रियता काफी कुछ बयां कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव लड़ने में भी दिलचस्पी दिखाई है। यानी कि यदि हाईकमान हामी भरता है, तो केदारनाथ उपचुनाव लड़ने में हरक सिंह रावत पीछे नहीं रहने वाले। हालांकि प्रत्याशी का चयन कांग्रेस पार्टी के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ से मनोज रावत जीतकर विधायक बने। माना जा रहा है कि पार्टी फिर से उन्हें उपचुनाव में उतार सकती है। फिलहाल इस पर मंथन होना बाकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़े नेताओं के चुनाव न लड़ने का आरोप लगाना पार्टी को सोच में डालता है। हालांकि हाल ही में मंगलौर और बद्रीनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस का जीतना चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि अब तक उपचुनाव में आमूमन सत्ता पक्ष के फेवर में ही परिणाम आता रहा है। लेकिन उपचुनाव की जीत से मानो कांग्रेस को नई जिंदगी मिल गई हो, और उसी जीत का जोश कांग्रेस को केदारनाथ उपचुनाव में मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यदि केदारनाथ सीट पर पार्टी जीतने में सफल होती है, तो जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा चर्चाओं में है। अपनी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस जहां एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस यात्रा से बेचैन दिखाई दे रही है। आखिर क्यों, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही केदारनाथ यात्रा से
पूरी कांग्रेस इस समय जहां एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा से कुछ हद तक बेचैन नजर आ रही है। कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी नेता लगातार बयान दे रहे हैं, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भी केदारनाथ यात्रा को ही बनाया जा रहा है। ऐसे में लगता है कि बीजेपी कांग्रेस की यात्रा से कुछ हद तक परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। साथ ही बीजेपी नेता जिस तरह से कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा उसे लेकर बीजेपी नेताओं को जवाब भी दे रहे हैं। मैं इस यात्रा का अच्छा प्रभाव देख रहा हूँ। पहले दिन मुख्यमंत्री पहुँच गए। बीकेटीसी जिस हिसाब किताब को 2 साल से नहीं दे रही थी, उसने टूटा फूटा हिसाब कुछ तो दिया ताकि हम आगे भी कई चीज़ें हैं। अब सतपाल महाराज ने भी एक स्टेटमेंट दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि खुद धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे धर्मस्थ मंत्री होने के बाद, इसलिए कांग्रेस को एक कदम उठाना पड़ा है। कांग्रेस की यात्रा इन दिनों उत्तराखंड में सियासी चर्चाओं का विषय बना है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ये यात्रा क्यों निकाल रही है, ये जरा समझ से परे है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस ये यात्रा क्यों कर रही है। क्योंकि कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा है कि उनकी देवी देवताओं पर कोई आस्था नहीं है और उन्होंने हमेशा जो है सनातन को समाप्त करने का काम किया है। वो लगातार, उनके जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि सनातन को हमें खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कभी भी भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने हल्फनामा लिख करके दिया कि राम एक काल्पनिक पात्र है। तो मैं समझता हूँ जो सनातन को खत्म करने में लगे हुए हैं, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने में लगे हुए हैं, वो भगवान केदारनाथ के, भगवान बद्रीनाथ जी के अस्तित्व को कब से मानने लगे। कांग्रेस ये जो कर रही है केवल और केवल एक चुनाव प्रोपेगेंडा है। बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर है, उससे लगता है कि बीजेपी कुछ हद तक कांग्रेस की इस यात्रा से घबराई है, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी नेताओं का केदारनाथ यात्रा पर बयान देना कहीं न कहीं इस पर मुहर लगाता है। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद केदारनाथ उपचुनाव भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में दोनों दलों के लिए देखा जा रहा है। इसलिए देखना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ये यात्रा क्या कुछ फायदा पार्टी को पहुँचाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हाल ही में दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड को मांगे गए अनुरूप में बजट दिया है और सरकार का आभार भी उन्होंने जताया। धन सिंह रावत ने कहा कि केंद्र ने राज्य को रेल, एयर, सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए भी बजट दिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए, हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है, 4 धाम के जो हमारे NHAI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है और यहाँ एयर कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया है। अब एयरपोर्ट जो हमारा देहरादून का है वो अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। हमारे यहाँ जनमन योजना के तहत जो हमारे जनजाति गांव हैं उनके विकास के लिए पैसा दिया है, अनुसूचित जाति के गांवों के लिए विकसित करने के लिए वहाँ के लिए पैसा दिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी जितना रुपए हमने मांगा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। सोशल मीडिया पर देहरादून का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि IPS अधिकारी के घर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की सप्लाई की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद खूब आलोचना भी की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर अग्निशमन विभाग की तरफ से सफाई पेश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी महिला IPS अधिकारी के बंगले पर पानी सप्लाई कर रही है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे किसी अधिकारी के घर पर पानी भर सकती है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस घर के टैंक में पानी भरने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची वो IPS अधिकारी अर्चना त्यागी का घर है। लेडी सुपर कॉप अर्चना त्यागी महाराष्ट्र कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। देहरादून के EC रोड स्थित घर में उनके माता पिता रहते हैं, जहां का ये वीडियो बताया जा रहा है।
हालांकि अग्निशमन विभाग ने इस मामले में बयान जारी किया है। दिनांक 15/6/2024 को ईसी रोड से एक सूचना प्राप्त हुई कि एलपीजी का सिलेंडर में लीकेज हो गया। तो जिसमें जब यहाँ यूनिट टीम पहुँची जो है उसमें 2 वृद्ध जन रहते थे, उनके घर पर किचन में लीकेज था जो है गैस एलपीजी सिलेंडर में। तो जिसमें पानी डाल करके उसको न्यूट्रल किया गया और सुरक्षित करके तब फायर यूनिट वापस। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया, उसको वायरल कर दिया कि घर में पानी दिया जा रहा, जो गलत था। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर कई सवाल दागे जा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बरसात के साथ ही अब कुमाऊं में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। नैनीताल जिले में बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल भारी बारिश के कारण हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे में चकलुआ के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। आपको बता दें कि ये जो हिस्सा था और जो ये सड़क है वो कुमाऊं को राजधानी देहरादून से जोड़ता है। उधर कालाडूंगी के आसपास बरसाती नालों में अचानक आए पानी में सड़क का एक और बड़ा हिस्सा बह गया। इस कारण कालाडूंगी पर भी यातायात बाधित हुआ है। फिलहाल बड़ी गाड़ियों को रुद्रपुर से बाजपुर होते हुए रामनगर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की टीम क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत करने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इस समय तो खैर ड्राई है, ये अचानक आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पानी आ रहा है। तो इसमें अगर हम अपस्ट्रीम साइड में डाइवर्जन की सोचते हैं तो वो भी उसका कोई निदान नहीं लगता है। सुबह डीएम मैम से बात हुई है, इसमें हम इसके प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए एक 100 फीट स्पैन का वैली ब्रिज का निर्माण करने का सोच रहे हैं और इसमें कम से कम हमें 15 दिन लगने की संभावना होगी। और तब तक छोटे वाहनों के लिए जो भी ये डाइवर्जन है ऑलरेडी ग्रामीण मार्ग है वहाँ से आवाजाही बनी रहेगी। देखिए रात देर काफ़ी तेज़ बारिश हुई जिससे कि वो जो पुलिया जो पहले से क्षतिग्रस्त थी पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। तो ट्रैफिक अब पूर्णतः उस रूट के लिए बंद हो गया है। जो भी काशीपुर या रामनगर से जो ट्रैफिक इधर आता था वो हाईवे से होके आएगा। और यहाँ भी आम्रपाली चौकी पे हमने बैरियर लगा दिया है, उस तरफ किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में पीपी मोड़ पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के साथ ही तीमारदारों के साथ भी बातचीत की। विनय शंकर पांडे ने कहा कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर न होने की बात सामने आई है। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते उन्होंने अस्पताल संचालकों को इस संबंध में नोटिस भेजने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ विनय शंकर पांडे गैस गोदाम भी पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्हें अग्निशमन के उपकरण एक्सपायरी डेट के पाए गए, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई। जिला अस्पताल में मैंने निरीक्षण किया और वहाँ के आईसीयू को, इमरजेंसी को, जहाँ पर्चियाँ बनती हैं, जो हमारा दवाइयों का वितरण जहाँ से होता है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, इन सब का निरीक्षण किया। और बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आते हैं। ओपीडी एक दिन में एक ब्रांच में करीब 50 से 55 की देखी गई। साथ ही साथ जो हमारा एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड का सेंटर है उसको भी देखा हमने। हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ जैसे मुझे नज़र आई हैं उसको संबंधित जो संस्था काम कर रही है उनको भी डीएम साहब को मैंने बता दिया है। वहीं आरटीओ वाहनों में डस्टबिन को लेकर सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश का पालन करते हुए आरटीओ वाहनों में डस्टबिन बैग को उनकी जांच की जा रही है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि ये नियम पहले भी लागू था, लेकिन चालक अमल नहीं कर रहे थे। हालांकि अब नियमों को न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये नियम उत्तराखंड में लागू है। बहुत लोगों को नियम पता ही नहीं है। तो हम उसको क्या है कि जगह जगह जहाँ हमारे ग्रीन कार्ड बनते हैं, जहाँ ट्रिप कार्ड बन रहे हैं, जहाँ हमारे चेक पोस्ट हैं, हमारे ऑफिस हैं, सब जगह हम लोग इसमें जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। इसमें हम मीडिया का भी सहयोग लेंगे, आपका भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहेगा लोगों को बताने के लिए कि भाई नया नियम लागू हुआ है। नियम तो पहले से भी था, लेकिन अब बहुत इसको फोर्सफुली हम लोग लागू कर रहे हैं कि आपके यात्री वाहनों में डस्टबिन लगा होना चाहिए।
वहीं देहरादून नगर निगम के वार्डों में लगी स्ट्रीट लाइटों को सही करने और उनके रख रखाव करने वाली कंपनी नगर निगम को हर महीने लाखों रुपए का चूना लगा रही है। दरअसल नगर निगम एक लाइट को ठीक करने के लिए 24 रुपए के हिसाब से EESL को भुगतान करता है और नई लाइट लगाने के लिए 216 रुपए का भुगतान किया जाता है। नगर निगम द्वारा इस कंपनी को हर महीने 24 लाख का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन भुगतान के बावजूद लाइटें ठीक नहीं हो रही है। ऐसे में अब नगर निगम EESL कंपनी से रख रखाव का जिम्मा वापस ले रही है। देखिए, इसमें हमारे द्वारा अनुबंधित कंपनी जो भारत सरकार से है EESL को काम दिया गया था, जिसमें नई लाइट लगाना और मेंटेनेंस दोनों था, परंतु जो मेंटेनेंस का कार्य है उनके द्वारा जिस कंपनी को दिया गया उसके द्वारा संतोषजनक रूप से नहीं किया जा रहा है। लगातार माननीय जनप्रतिनिधियों की और आम जनता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसके क्रम में नगर निगम ने निर्णय लिया है कि अब ये काम नगर निगम द्वारा स्वयं कराया जाएगा, EESL कंपनी के माध्यम से नहीं कराया जाएगा। हरिद्वार में बड़ी संख्या में डाक कावड़ के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लिहाजा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे और 400 CCTV कैमरे से निगरानी कर रहा है ताकि हुड़दंगइयों पर एक्शन लिया जा सके। लगातार लगभग 400 CCTV कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से इस पूरी कांवड़ यात्रा को पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके और ये पूरी यात्रा सभी के लिए सुगम, सुरक्षित और सकुशल संपन्न हो सके। देहरादून में बारिश का दौर जारी है और बारिश का पानी इकट्ठा होने से डेंगू का खतरा भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चलाया है, तो वहीं चालान भी काटे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में बारिश का दौर लगातार जारी है। बरसात में डेंगू का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश का पानी इकट्ठा होने से लार्वा पैदा होता है। ऐसे में इसे खत्म करने और लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम की अलग अलग टीम काम कर रही है। वहीं नगर निगम की टीम ने बेसमेंट में चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोचिंग सेंटर और निजी लैब परिसर में जांच की। ऐसे लोगों के खिलाफ जुलाई महीने से अब तक करीब 40 जगह जलभराव मिलने के बाद 70,000 रुपए का चालान किया जा चुका है। साथ ही कई स्कूल और अस्पताल को भी चेतावनी दे दी गई है। देखिए, कुल 3 टीमें अभी हम लोगों ने लगाई हैं और टीमें जो है विभिन्न स्थानों पर जा रही हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटर्स हो गए, निर्माणाधीन भवन हो गए या कॉम्प्लेक्सेस हो गए, मॉल्स हो गए, और ऐसे क्षेत्रों में भी जो घनी आबादी क्षेत्र हैं जहाँ पे जल जमाव होने की अधिक संभावना होती है, वहाँ पे विजिट कर रही हैं। और अगर कहीं पे भी जल जमाव हो रहा है तो उसमें देखा जा रहा है कि कहीं कोई लार्वा एक्टिविटी तो नहीं है। अगर लार्वा एक्टिविटी हो रही है तो पहले तो हम लोगों ने वार्निंग दी थी, अब जो है जो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं उन लोगों के ऊपर जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 10,000 रुपये प्रति घर प्रति यूनिट तक हम लोगों ने चालान किए हैं। मॉनसून में बारिश के दौरान डेंगू के खतरे को लेकर जिला प्रशासन सजग नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से टीमें लगातार अलग अलग क्षेत्र में सर्वे कर डेंगू के लार्वा का पता लगा रही है। अभी तक सर्वे में देहरादून शहर में 14 जबकि ऋषिकेश में 8 क्षेत्र डेंगू के लिहाज से संवेदनशील श्रेणी में पाए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने डेंगू से बचाव के लिए आम जनता से अपने आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है। हम लोग, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हम 3 तरीके से डेंगू पे जो फैलता है उस पर कार्रवाई करते हैं। एक तो हमारा प्रचार प्रसार होता है, लोग अवेयर रहें कि क्या करना है, पानी भरने नहीं देना है, जो अपने गमले, अपने जो कूलर हैं जहाँ पानी भरता है उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करें। एक होता है हमारे यहाँ से जो निगम के द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिसके अंदर लार्विसाइडल का छिड़काव हो गया, सोर्स रिडक्शन हो गया और चालानी कार्रवाई हो गई। तो ये भी हमारे द्वारा अभी चल रहा है और करीबन 75,000 प्लस हमारा यहाँ पे चालान हुआ है। मॉनसून की बारिश लगातार जारी है, लेकिन शहर में जिस तरह से अब तक नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है, ऐसे में अब तक जुलाई के आखिरी तक डेंगू का एक भी केस न मिलना नगर निगम के एक्टिवनेस पर मुहर लगाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने
गिरवीर सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक 24 जुलाई को अपने खेतों के देखभाल करने के लिए गया था। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक का एक निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को केदार गंगा में फेंक दिया गया। आरोपी नेपाल के बताए जा रहे हैं। नेपाली मूल के 2 अभियुक्त हैं, वीर बहादुर व प्रेम बहादुर, जो कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इनको जो है कल हमने 30 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त गणों की निशानदेही पर पुलिस द्वारा मृतक गिरवीर सिंह का ने जो घटना हुई उसमें पैंट पहना हुआ था उसको खरसारी पुल के नीचे से बरामद किया है और साक्ष्यों और बयानों के आधार पर इसमें 238 BNS और धारा 23 BSA की बढ़ोतरी की भी की गई है। इसमें जो है टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में काफ़ी मेहनत की और इसको इनके उत्साहवर्धन के लिए पारितोषिक के तौर पर 5,000 रुपये मेरी तरफ से इसमें इनाम की घोषणा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। केदारनाथ यात्रा के बहाने कांग्रेसियों में कम हुई दूरियां, एकजुटता के साथ नेताओं में बड़ी नजदीकियां, क्या उपचुनाव में कांग्रेस को मिलेगा फायदा? कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर बीजेपी का वार, कहा सनातन का अपमान करने वाले कर रहे ढोंग सवाल, क्या राजनीतिक फायदे के लिए हो रही यात्रा या बीजेपी को हो रही है बेचैनी? दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट, सभी कोचिंग संस्थानों में होगी नियमों की जांच, सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी, लगातार बरसात से कुमाऊं में भारी नुकसान, कई सड़कें बाधित, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।